हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू प्रयास जेई। आई एम योर फिजिक्स मेंटर रवि। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर 3 डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस एंड ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस और उसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स कवर करे थे। आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स और कवर करेंगे बेस्ड ऑन कॉम्प्लिकेटेड सर्किट एंड वी विल लर्न हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स। उसके बाद हम आज इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी का कॉन्सेप्ट भी कवर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि वो कौन से रूल्स थे जिनसे हमने कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना सीखा था। तो दो रूल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस करे थे। पहला रूल तो यही था कि अगर कोई भी दो पॉइंट्स सिंपल कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड होते हैं तो उन पॉइंट्स को हम एक सिंगल पॉइंट से डिनोट कर सकते हैं क्योंकि वो सेम पोटेंशियल पे होते हैं। सेकेंड रूल ये था कि अगर सर्किट में कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है तो उस प्लेन ऑफ सिमेट्री पे जो भी पॉइंट्स होते हैं उनको सिंगल पॉइंट से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसी के बेसिस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स और कवर करते हैं आज। फर्स्ट न्यूमेरिकल है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी ऑफ ए क्यूबिक नेटवर्क ऑफ 12 रजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर। हमें ये गिवन है एक क्यूबिक सर्किट है जिसकी हर साइड पे आर रेजिस्टेंस लगी हुई है। यहाँ पे ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट हमारा बी है। ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम ये भी देख सकते हैं ए और बी बॉडी डायगोनल पे हैं, तो बॉडी डायगोनल के अबाउट ये सर्किट सिमेट्रिकल है। या फिर मैंने एक दूसरा मेथड बताया था आपको कि जिन भी दो पॉइंट्स के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है वहाँ पे उन दो पॉइंट्स पे हम अगर एक बैटरी कंसिडर कर लें और फिर हम देखें कि सर्किट सिमेट्रिकल है तो वहाँ से भी हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैंने ए और बी के बीच में एक बैटरी मान ली जिसका पोटेंशियल V है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट I फ्लो कर रहा होगा सर्किट के अंदर और नेगेटिव टर्मिनल से करंट I आ रहा होगा। अब क्योंकि मुझे पता है कि A पॉइंट से यहाँ पे तीन ब्रांचेस कनेक्टेड हैं, A21, A22 और A23। सिमिलरली B पॉइंट से तीन ब्रांचेस कनेक्टेड है, A26, A25 और A24। तो हम कह सकते हैं ये सर्किट सिमेट्रिकल है, इसलिए इन तीनों ब्रांचेस में सेम करंट जाएगा। अगर टोटल करंट I था तो यहाँ पे I/3 करंट फ्लो करेगा इन तीनों ब्रांचेज में। सिमिलरली हम ये कह सकते हैं कि B पॉइंट पे जो टोटल करंट है वो I आ रहा होगा और वो इन तीनों ब्रांचों से आ रहा होगा 4, 5 और 6 से, और हर ब्रांच से I/3 करंट आ रहा होगा। तो हम ये देख सकते हैं कि A पॉइंट से 1 पॉइंट की तरफ जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उतना ही A पॉइंट से 2 की तरफ होगा और उतना ही A से C की तरफ होगा। तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट्स 1, 2 एंड 3 आर एट सेम पोटेंशियल। सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं कि जो B से 6 की तरफ जो ड्रॉप होगा पोटेंशियल का उतना ही B से 5 की तरफ होगा और उतना ही B से 4 की तरफ होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि पॉइंट्स 4, 5, 6 आर एट सेम पोटेंशियल। अब हमें सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स पता चल गए हैं। अब इन सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स को हम एक सिंगल पॉइंट से डिनोट कर सकते हैं। तो मैं इस सर्किट को रीड्रॉ करता हूँ। अगर मैं सर्किट को रीड्रॉ करूँगा तो मुझे कुछ इस तरीके का सर्किट दिखेगा। यहाँ पे A और 1, 2, 3 के बीच में तीन रजिस्टर थे, R मैंने वो डिनोट करे। फिर B और 4, 5, 6 के बीच में तीन रजिस्टर थे, वो ड्रॉ करे। और हमें पता है कि टोटल 12 रजिस्टर्स थे, बाकी 1 और 4 के बीच में, 2 और 5 के बीच में, 3 और 6 के बीच में है दो रजिस्टर। यहाँ पे बचे हुए 6 रजिस्टर्स इन पॉइंट्स के बीच में होंगे। तो हम अगर सर्किट को ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास ऐसा सर्किट मिलेगा। अब यहाँ से मुझे साफ दिख रहा है कि A और C के बीच में तीन रजिस्टर हैं जो कि पैरेलल में हैं। ये रजिस्टर पैरेलल में है। यहाँ पे जो 6 रजिस्टर हैं ये भी पैरेलल में है और यहाँ पे 3 रजिस्टर हैं वो भी पैरेलल में हैं।
तो पैरेलल में अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखेंगे, 3 रजिस्टर पैरेलल में है तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन जाएगी R/3। ए और सी पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस है R/3, सी और डी पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस है R/6। हम ये फाइंड कर सकते हैं कि R इक्विवेलेंट बिटवीन सी एंड डी इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, ये 6 टाइम्स आएगा क्योंकि टोटल 6 रजिस्टर हैं। तो हम बोल सकते हैं कि 6/R बन जाएगा और यहाँ पे R इक्विवेलेंट बिटवीन सी एंड डी ये बन जाएगा R/6। तो ये हमने लिख लिया, ये डी पॉइंट आ गया। सिमिलरली डी और बी के बीच में जो 3 रजिस्टर है उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगी R/3। अब ए और बी के बीच में ये टोटल 3 रजिस्टर हैं R/3, R/6 एंड R/3, ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी बिटवीन ए एंड बी वो हमारी बन जाएगी R/6 प्लस R/3 प्लस R/3। अगर ये हम सम करेंगे तो हमारे पास 2 + 2 4 5 R/6 नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन जाएगी। तो ये जो क्वेश्चन है ये मैंने एक अप्रोच से सोल्व करा है, दूसरा हम इसे सिमेट्री से भी सोल्व कर सकते हैं। हम नेक्स्ट एग्जांपल कंसिडर करते हैं। सपोज हमें ये एक सर्किट गिवन है और हमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो पहला अप्रोच तो मैं वही बताता हूँ कि ए और बी के बीच में हम एक बैटरी कंसिडर कर लेते हैं और सर्किट सिमेट्रिकल है तो हम करंट फ्लो करवाएंगे और कोरस्पॉन्डिंगली हम देखेंगे कि कौन से 2 पॉइंट्स सेम पोटेंशियल्स पे हैं या फिर यहाँ पे कौन सी 2 ब्रांचेस आपस में कनेक्टेड नहीं है। तो मैंने एक बैटरी V कंसिडर करी और सपोज टोटल करंट I पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो कर रहा है, तो मुझे पता है कि नेगेटिव टर्मिनल पे भी टोटल करंट I ही आएगा। अब ये सर्किट सिमेट्रिकल है, यहाँ पे 3 ब्रांचेस हैं R, 2R एंड R। अभी तीनों ब्रांचेस आइडेंटिकल नहीं है तो मैं मानूंगा कि सपोज ऊपर वाली ब्रांच में करंट जा रहा है I1, बीच वाली ब्रांच में करंट जा रहा है I2 और तीसरी वाली ब्रांच में करंट जा रहा है I3। वैसे मुझे पता है कि ए बी के अलोंग ये सर्किट सिमेट्रिकल है तो ऊपर वाली ब्रांच में और नीचे वाली ब्रांच में सिमिलर करंट ही जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं अभी डिफरेंट कंसिडर कर लेता हूँ, उससे भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो मुझे पता है ए से ये 3 ब्रांचेज में करंट जा रहा है। सिमिलरली मैं कह सकता हूँ कि बी से इन्हों तीनों ब्रांचेस से करंट आ रहा होगा। अगर इस तरफ I1 करंट जा रहा है तो इस तरफ भी I1 करंट आ रहा होगा। बीच वाली ब्रांच में I2 करंट जा रहा है तो बीच वाली ब्रांच से I2 करंट आ रहा होगा। इस वाली ब्रांच में अगर I3 करंट जा रहा है तो इधर I3 करंट ही आ रहा होगा। फिर I1 जो करंट है आगे 2 ब्रांचेज में डिवाइड हो रहा है, मैं इसे बोल देता हूँ I4 और इसे बोल देता हूँ I5। तो सिमिलरली मैं कह सकता हूँ कि इस पॉइंट पे, यहाँ पे मैं इस पॉइंट को D नाम दे देता हूँ, ये C नाम है। तो D पॉइंट पे जो करंट आ रहा होगा वो इधर से तो I4 ही आएगा और इस तरफ से I5 आएगा, क्योंकि C पॉइंट से I5 करंट जा रहा है इस तरफ, तो हम बोलेंगे कि D पॉइंट की तरफ भी I5 करंट ही आएगा। तो हम इस पॉइंट, इसको मैं O नाम दे रहा हूँ, O पॉइंट पे हम देख सकते हैं कि इस CO ब्रांच में जो करंट आ रहा था वही OD ब्रांच में करंट जा रहा है। मतलब इस जंक्शन पे कोई भी करंट का एक्सचेंज नहीं हो रहा। तो हम ये इनसे ऊपर सेपरेट कर सकते हैं, सिमिलरली यहाँ पे इसे नीचे सेपरेट कर सकते हैं। तो ये तीनों इस जंक्शन पे ये 3 डिफरेंट ब्रांचेज हो गई। बीच वाली ब्रांच में जो करंट जा रहा था उतना ही करंट आगे जा रहा है। बीच वाली ब्रांच को हम डिफरेंट कंसिडर कर सकते हैं, ऊपर वाली ब्रांच अलग से, नीचे वाली ब्रांच अलग से, इन्हें हम सेपरेट कर सकते हैं। हमें करंट फ्लो करवा के ये देखना होता है कि उस जंक्शन पे करंट का एक्सचेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर करंट का एक्सचेंज नहीं हो रहा तो हम उन्हें सेपरेट कर सकते हैं। अब मैं अगर इस सर्किट को रीड्रॉ करूँगा तो देखना, यहाँ पे बीच वाली ब्रांच में ये 2R रेजिस्टेंस है, फिर आगे 2R रेजिस्टेंस और फाइनली ये B पॉइंट आ गया। यहाँ पे मेरा ये A पॉइंट है। फिर ऊपर A से
सी की तरफ आर रेजिस्टेंस है, सी से डी की तरफ आर रेजिस्टेंस है और डी से बी की तरफ आर रेजिस्टेंस है। यहाँ पे सी और डी के बीच में दो 2R रेजिस्टेंस है, ये 2R रेजिस्टेंस है और ये 2R रेजिस्टेंस है, इसको मैंने सेपरेट कर दिया। सिमिलरली ये ऊपर वाला सर्किट के कोरस्पॉन्डिंग ही हमारे यहाँ नीचे वाला सर्किट है, आर रेजिस्टेंस, फिर आर रेजिस्टेंस और फिर आर रेजिस्टेंस। यहाँ पे 2R रेजिस्टेंस और 2R रेजिस्टेंस। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा सर्किट रीड्रॉ हो गया। अब हमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये 2R और 2R ये सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट बन गया 4R और 4R, और ये सी और डी के बीच में R रजिस्टर पैरेलल में है। तो फिर से मैं सर्किट को रीड्रॉ कर रहा हूँ। ए और बी के बीच में नेट 4R रेजिस्टेंस बन गए। ए और बी के ऊपर यहाँ पे 4R और R पैरेलल में था, तो बन जाएगा 4R इंटू R डिवाइड बाई 5R, 4R बाई 5। ये R 4R बाई 5 और R। सिमिलरली ये नीचे भी होगा, तो इसी को मैं डबल कर देता हूँ, R 4R बाई 5 और R। अगर मैं इक्विवेलेंट देखूं तो R प्लस R 2R, 2R प्लस 4R बाई 5, 14R बाई 5, 14R बाई 5 और 14R बाई 5 पैरेलल में है, तो वो हो जाएगा 7R बाई 5। तो हमारे पास ये 4R और इसके पैरेलल में 7R बाई 5 रजिस्टर है। ये हमारा B पॉइंट है, ये हमारा A पॉइंट है। अब इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकाल लेते हैं, 4R बाई 5 इंटू 4R, सॉरी 7R बाई 5 इंटू 4R डिवाइड बाई इनका सम, तो ये हो जाएगा 27R बाई 5। तो हमारे पास आ गया 28 बाई 27 R। ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। यहाँ पे जो मैंने सर्किट को रीड्रॉ करा है, ये एक अप्रोच हो गई। दूसरी वाली अप्रोच मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये देखो, इस सर्किट में मैं फिर से सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ। सारी साइड वाली जो रेजिस्टेंस है वो R है और जो डायगोनल रेजिस्टेंस है वो 2R है। तो ये जो प्लेन है AB के परपेंडिकुलर प्लेन, इसके अबाउट ये सर्किट सिमेट्रिकल है, क्योंकि देखो इस तरफ R रजिस्टर है तो इस तरफ भी R है, यहाँ पे 2R है तो यहाँ पे भी 2R है, यहाँ R है तो यहाँ पे भी R है, यहाँ 2R है तो यहाँ 2R है। तो हम कह सकते हैं इस प्लेन के अबाउट ये सर्किट सिमेट्रिकल है। तो ये जो पॉइंट C है और ये जो पॉइंट D है ये सेम पोटेंशियल पे होंगे। सिमिलरली ये जो पॉइंट E है और ये जो पॉइंट F है ये भी सेम पोटेंशियल पे होंगे। तो हम C और D को एक सिंगल पॉइंट से डिनोट कर सकते हैं, E और F को एक सिंगल पॉइंट से डिनोट कर सकते हैं। और आप देखो इस डायग्राम में यही डिनोट कर रखा है, ये हमारा पॉइंट A है, ये B है, जो जंक्शन है इसे O पॉइंट का नाम दे रखा है। तो C और A के बीच में एक रेजिस्टेंस इधर आ रहा है और A और D के बीच में एक इधर आ रहा है। तो टोटल R और R C और D के बीच में, CD और A के बीच में रजिस्टर बन गया। फिर CD
और ई एफ के बीच में एक रजिस्टर आर इधर है, एक इधर है, तो एक रजिस्टर ये हो गया, दूसरा ये हो गया। और सी और ओ के बीच में एक रजिस्टर है। सिमिलरली डी और ओ के बीच में एक रजिस्टर है, तो यहाँ पे 2R और 2R बन गया हमारा। ई और ओ के बीच में एक रजिस्टर था, एफ और ओ के बीच में एक रजिस्टर था, वो बन गया। फिर एफ और बी के बीच में एक रजिस्टर था, और ई और बी के बीच में एक रजिस्टर था। ये सारे रजिस्टर्स हमने यहाँ पे ड्रॉ कर रखे हैं। अब हम आसानी से देख सकते हैं कि ये पैरेलल में है, ये पैरेलल में है, ये पैरेलल में, ये पैरेलल में, ये पैरेलल में है। अगर इन पैरेलल्स वालों को सोल्व करा जाए तो ये r/2 बन जाएगा, ये r/2 बन जाएगा, ये r/2 बन जाएगा। जो डायगोनल वाले हैं वो r और r बन जाएंगे। फिर इसके बाद हम ये देख सकते हैं कि जितना करंट इधर जाएगा उतना ही करंट इस तरफ b की तरफ आएगा, जितना करंट a से o की तरफ जाएगा उतना ही o से b की तरफ जाएगा। यहाँ पे x करंट जा रहा है तो यहाँ पे x करंट है, यहाँ पे अगर y करंट जा रहा है तो यहाँ पे y करंट है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे O पॉइंट पे, O जंक्शन पे ऊपर वाली ब्रांच और इस ब्रांच में, हॉरिजॉन्टल ब्रांच में कोई भी करंट का एक्सचेंज नहीं हो रहा, तो हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। तो फाइनली जो सर्किट डायग्राम बनेगा वो देखो ये बनेगा, ये A पॉइंट हो गया, 2R रजिस्टर, O पॉइंट, आगे 2R रजिस्टर, फिर B पॉइंट। सिमिलरली ऊपर बनेगा R/2 रजिस्टर, फिर आगे R/2 रजिस्टर, फिर इधर R/2 रजिस्टर, और यहाँ पे R रजिस्टर, और इधर R रजिस्टर। इसको मैंने सेपरेट कर दिया। अब ये 2R हो गया, 2R और R/2 पैरेलल में है, तो 2R इंटू R/2 डिवाइड बाई सम विच इज इक्वल्स टू 5R/2। तो ये बन गया मेरा 2R/5। 2R/5 प्लस R/2 प्लस R/2 ये सीरीज में है, तो हम कह सकते हैं कि A और B के बीच में 4R रजिस्टर है, और दूसरा यहाँ पे 2R/5 प्लस R, तो वो बन गया 7R/5। देखो पिछले वाली सर्किट में भी हमने जो सोल्व करा था फाइनल रजिस्टर यही बना था, 7R/5 और 4R। यहाँ पे वही बना है, तो R इक्वलेंट यहाँ पे बन जाएगा 28R/27, 28/27R। ये एक डिफरेंट अप्रोच है। नेक्स्ट एग्जांपल है, हमें ये एक इनफाइनाइट सर्किट गिवन है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ब्रांच में 1 ओम रेजिस्टेंस है, और उसके परपेंडिकुलर ब्रांच में 2 ओम रेजिस्टेंस है। तो हमें इस इनफाइनाइट सर्किट का नेट रेजिस्टेंस निकालना है। तो हम क्या करते हैं, हमें ये पता है कि आगे ऐसे बहुत सारी ब्रांचेस लगे होंगे, 1 2 1 2 1 2। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस A और B के बीच में होगा, अगर हम एक ब्रांच को हाइड कर लेते हैं, अगर मैं इस ब्रांच को पूरी को हाइड कर देता हूँ यहाँ से, तो A' और B' के बीच में जो रेजिस्टेंस होगा इक्विवेलेंट, वो ही A और B के बीच में बनेगा। क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो एक ब्रांच को हाइड करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा सर्किट के ऊपर। अब 1 2 से स्टार्ट हो रहा है, अगर हम इसको हाइड कर लेते हैं इसको, तो भी हमारे लिए सर्किट सेम ही है, 1 2 1 2 1 2 आगे ही चलता रहेगा। तो हम कह सकते हैं ए बी के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी उतनी ही A' B' के बीच में होगी, और इसकी वैल्यू को मैं मान लेता हूँ कि ये R है, जो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो इस सर्किट को मैं रीड्रॉ कर सकता हूँ। यहाँ पे ये पॉइंट A था, फिर यहाँ पे 1 ओम रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 2 ओम रेजिस्टेंस है, और इधर ये पॉइंट B है। और ये जो पूरी आगे वाली रेजिस्टेंस है, इसको मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से डिनोट कर देता हूँ R, जो कि 2 के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है, ये R। अब मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि जो R एंड 2 है ये पैरेलल में कनेक्टेड है, तो जो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगी वो बन जाएगी 2 इंटू R डिवाइड बाई 2 प्लस R। अब ये जो रेजिस्टेंस है वो 1 के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन जाएगी RAB विच इज इक्वल्स टू R विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2R डिवाइड बाई 2 प्लस R। अगर मैं ये देखूँ तो ये बनेगा R इक्वल्स टू
2 प्लस, यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया, 2 प्लस आर प्लस 2r डिवाइड बाई 2 प्लस आर। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2r प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3r। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक बन गई। इसका जो रूट होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। मैं ये लिखता हूँ, ये क्वाड्रेटिक है हमारे पास आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम रूट निकालते हैं, r इक्वल्स टू 1 माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 1 प्लस 8 डिवाइड बाई 2a, तो ये बन गया, तो ये 9 बन गया। और पॉजिटिव वाली टर्म हम कंसिडर करेंगे, तो 9 का रूट 3 आ गया, 3 प्लस 1 4 डिवाइड बाई 2, तो 2 ओम रेजिस्टेंस है। तो हमारी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है सर्किट की वो हो गई 2 ओम। आंसर हो जाएगा 2 ओम। और हम ये देख भी सकते हैं इसको सेटिस्फाई करवा के, 4 माइनस 2 माइनस 2 0। तो इस तरीके से हमें इनफाइनाइट सर्किट को सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं। हमें गिवन है कि एक सर्कुलर शेप में वायर है और A और D के बीच में एक बैटरी कनेक्टेड है। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल shown in figure. The resistance of each quadrant is 1 ohm and the intersecting diameter have 2 ohm resistance each. तो यहाँ पे AD ब्रांच में 1 ओम रेजिस्टेंस है, DB ब्रांच में 1 ओम रेजिस्टेंस है, BC ब्रांच में 1 ओम रेजिस्टेंस है और AC ब्रांच में 1 ओम रेजिस्टेंस है। C टू D जो डायमीटर है इसमें टोटल 2 ओम रेजिस्टेंस है, तो हाफ में 1 ओम रेजिस्टेंस है और D से हाफ तक जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मैं O डिनोट कर देता हूँ। तो A और O के बीच में भी 1 ओम रेजिस्टेंस हो गई और O और B के बीच में भी 1 ओम रेजिस्टेंस हो गई। टोटल AB की रेजिस्टेंस 2 ओम थी, तो हाफ में 2 का हाफ 1 ओम रेजिस्टेंस होगी। अब हमें A और D पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है सर्किट की। तो जिन दो पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी होती है वहाँ पे हम एक बैटरी कंसिडर कर लेते हैं और यहाँ पे हमें पहले से भी एक बैटरी गिवन है। अब मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि पॉजिटिव टर्मिनल से टोटल करंट I फ्लो कर रहा है, तो मुझे पता है कि नेगेटिव टर्मिनल पे भी टोटल करंट I ही आएगा। अब ये जो I करंट है A के बाद 2 ब्रांचेज में डिवाइड हो रहा है, एक O की तरफ एक C की तरफ। तो जो O की तरफ करंट जा रहा है इसे मैं बोल देता हूँ I2 करंट है और जो C की तरफ जा रहा है वो I1 करंट है। अब मुझे पता है D पॉइंट जो है वो सिमेट्रिकल है A पॉइंट से, तो D पॉइंट पे 2 ब्रांचेस से करंट आ रहा होगा, तो O से जो करंट आ रहा है वो I2 हो गया और जो B से आ रहा है वो I1 हो गया। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि जो A से O की तरफ जो करंट गया वो ही O से D की तरफ करंट जा रहा है। मतलब इस ब्रांच को मैं अलग से कंसिडर कर सकता हूँ। यहाँ पे ये OC और OB से कनेक्टेड है, उसका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं है। आगे वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि I1 जो करंट C तक आया वो आगे 2 ब्रांचेज में डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे मैं बोल देता हूँ करंट I4 है और इस तरफ करंट I3 है। तो यहाँ पे I4 करंट है, तो यहाँ पे टोटल मुझे पता है कि I1 करंट आ रहा है, तो यहाँ से I4 आया, तो इस ब्रांच में I3 करंट आएगा। तो C से O की तरफ I3 करंट गया और O से B की तरफ I3 करंट गया। मतलब यहाँ पे इस ब्रांच को भी मैं सेपरेट कंसिडर कर सकता हूँ। तो जो हमारा नेट डायग्राम बनेगा, इक्विवेलेंट डायग्राम, उसे हम कह सकते हैं ये जो पॉइंट है A, ये पॉइंट है D, ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है C। यहाँ पे एक बैटरी कनेक्टेड है। यहाँ पे जो ब्रांच है उसको हम सेपरेट कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ जो ब्रांच है उसको हम सेपरेट कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस हो गई टोटल 2 ओम, इसकी रेजिस्टेंस हो गई 2 ओम, ये 1 ओम, ये 1 ओम, ये 1 ओम। फिर से सर्किट ड्रॉ करता हूँ, ये 2 और 1 पैरेलल में है
तो ये हमारा बन गया 2/3। ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया डी। यहाँ एक बैटरी है, यहाँ पे पहले 1 ओम रेजिस्टेंस है, फिर 2/3 रेजिस्टेंस है, फिर 1 ओम रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे ये 2 ओम रेजिस्टेंस है। ये तीनों रेजिस्टेंस 1, 2/3 और 1 सीरीज में है, तो वो ऐड हो गई 2/3 + 1 + 1 विच इज इक्वल्स टू 8/3 ओम। फिर से हम सर्किट ड्रॉ करते हैं। ए और डी, यहाँ पे एक बैटरी है और इसमें रेजिस्टेंस भी है 1 ओम। फिर ए और डी के पैरेलल में 2 ओम रेजिस्टेंस है, 2 ओम, और इसके पैरेलल में यहाँ पे 8/3 रेजिस्टेंस है, 8/3 ओम। तो 2 और 8/3 पैरेलल में है, तो इनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। 8/3 × 2 डिवाइड बाई 8/3 + 2 विच इज इक्वल्स टू 16/3 ऊपर हो गया और 14/3 नीचे हो गया, तो 16/14 विच इज इक्वल्स टू 8/7। फिर से हम सर्किट ड्रॉ करते हैं। तो ए, यहाँ पे एक बैटरी है, फिर मैं रेजिस्टेंस डिनोट कर लेता हूँ, और यहाँ पे ऊपर एक रेजिस्टेंस है 8, ये बन गया हमारा 8/7, ये है 1 ओम। अब मुझे पता चल रहा है कि 8/7 और 1 सीरीज में कनेक्टेड है, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन जाएगी वो हो जाएगा 8/7 + 1 विच इज इक्वल्स टू 15/7 ओम। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा 15/7 ओम। तो इस तरीके से हम कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी। जो बैटरी है वो एक ऐसी डिवाइस है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। द डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी। सेल इज ए सोर्स ऑफ कांस्टेंट EMF बट नॉट कांस्टेंट करंट। जो बैटरी होती है वो हमें एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है, ना कि हमें कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल, एक रजिस्टर कंसिडर करते हैं हम 2 ओम का, और एक बैटरी कंसिडर करता हूँ मैं 10 वोल्ट की। तो मुझे पता है कि करंट है वो 5 एम्पियर फ्लो करेगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V = I × R। 10 इज इक्वल्स टू करंट इंटू रेजिस्टेंस है 2 ओम, तो यहाँ से करंट आ गया 5 एम्पियर। अब अगर मैं सेम बैटरी रखता हूँ और रजिस्टर चेंज कर देता हूँ, सपोज मैंने 2 की जगह यहाँ पे 5 ओम रजिस्टर यूज़ कर लिया, तो सेम ओम्स लॉ लगाएंगे, 10 = I × 5। तो यहाँ से करंट चेंज हो गया 2 एम्पियर। पहले करंट 5 एम्पियर फ्लो कर रहा था जब 2 ओम रजिस्टर हमने लगाया था। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी रजिस्टर हम लगा रहे हैं उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10 ओम ही रहेगा, और जो करंट है वो रजिस्टर चेंज होने के साथ चेंज हो जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं सेल इज ए सोर्स ऑफ कांस्टेंट EMF बट नॉट कांस्टेंट करंट। ये हमें एक इलेक्ट्रिक सेल का रो डायग्राम गिवन है। बेसिकली एक कंटेनर में हम एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लेते हैं और उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स रखते हैं, एनोड और कैथोड। सॉल्यूशंस के अंदर आयंस मूव करते हैं और वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। तो ये जो आयंस है ये चार्ज कैरी करते हैं, तो हम कहते हैं कि चार्ज का फ्लो हो रहा है, कांस्टेंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे वायर्स में भी हो रहा है और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस में भी हो रहा है। तो ये एक कंप्लीट सर्किट है जिसमें कि करंट फ्लो कर रहा है। जो सेल है उसको सिंबल हम ऐसे रखते हैं, डायग्राम में शो हो रखा है। जो लार्जर प्लेट है वो हमें हायर पोटेंशियल डिनोट करती है, जो स्मॉलर प्लेट है वो हमें लोअर पोटेंशियल डिनोट करती है। जो आइडियल सेल है उस केस में
उसकी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होती है। दो टाइप के हम बैटरी कंसिडर कर सकते हैं, एक आइडियल बैटरी या सेल, एक नॉन आइडियल बैटरी। आइडियल बैटरी को हम बोलते हैं कि एक बैटरी है जिसकी ईएमएफ ई है और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफर करती है किसी रजिस्टर को वो वी है। तो आइडियल बैटरी के अंदर ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होते हैं। यहाँ पे जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस इसमें हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, वो आइडियल बैटरी की 0 होती है। और जो नॉन आइडियल बैटरी है, नॉन आइडियल बैटरी में ईएमएफ भी होती है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी होती है। तो हम इसे डिनोट करते हैं ईएमएफ और स्मॉल आर। स्मॉल आर इसकी रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं। अब ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस में जो चार्ज कैरियर्स हैं उनको जो अपोजिशन मिलता है उसकी वजह से होती है। ये डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, वो हम आगे देखेंगे। तो ईएमएफ ऑफ सेल, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ ए सेल व्हेन इट इज नॉट सप्लाइंग एनी करंट इज कॉल्ड इट्स ईएमएफ। सपोज एक कंडक्टर है जिसकी रेजिस्टेंस है आर और इसके अक्रॉस एक बैटरी कनेक्टेड है। अब इस बैटरी की जो ईएमएफ है वो ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। यहाँ पे अगर मैं इस सर्किट को ओपन कर देता हूँ, यहाँ से मैंने इसको ब्रेक कर दिया और ये सर्किट ओपन है, तो उस केस में इस सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो उस बैटरी के अक्रॉस ये ए पॉइंट में लेने कंसिडर करा, ये बी पॉइंट कंसिडर करा, तो अब इस बैटरी के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट है वो होगा हमारा ईएमएफ। बैटरी में जब कोई करंट पास ना करे और उस केस में बैटरी के टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे हम बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जैसे सपोज एक 10 वोल्ट की बैटरी मैंने कंसिडर करी, तो हायर पोटेंशियल वाले पॉइंट्स को मैं ए नाम दे रहा हूँ, लोअर पोटेंशियल वाले पॉइंट्स को मैं बी नाम दे रहा हूँ। तो जो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा जब ये बैटरी किसी रजिस्टर से कनेक्टेड नहीं है, तो उसे हम बोलेंगे ईएमएफ इक्वल्स टू 10 वोल्ट। हम यहाँ पे बोलेंगे ईएमएफ इक्वल्स टू 10 वोल्ट। इसे हम बोल सकते हैं पोटेंशियल ऑफ ए माइनस पोटेंशियल ऑफ बी इक्वल्स टू 10 वोल्ट। जो बैटरी है वो हमें एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफर करती है। हमेशा हायर पोटेंशियल वाले पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू लोअर पोटेंशियल वाले पॉइंट का। हमें कहेंगे VA इज ग्रेटर देन VB, क्योंकि हमें पता है कि जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है या EMF है उतना पोटेंशियल डिफरेंस ये बैटरी प्रोवाइड करेगी। सपोज मैं बोलता हूँ कि VB इज इक्वल्स टू 0, तो हम बोलेंगे VA इक्वल्स टू 10 वोल्ट। या मैं बोलूँ कि VB इक्वल्स टू -5 वोल्ट, तो VA इक्वल्स टू 5 वोल्ट। हमें पता है कि A और B के बीच का डिफरेंस 10 होना चाहिए। मैं B का पोटेंशियल कुछ भी अज्यूम कर सकता हूँ, सिमिलरली A का पोटेंशियल आ जाएगा। यहाँ पे हमें ये फिक्स है कि बैटरी के अक्रॉस जितनी उसकी EMF है उतने वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए बिटवीन इट्स हायर टर्मिनल एंड लोअर टर्मिनल। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल अक्रॉस द टर्मिनल्स of a cell when it is supplying current to external resistance is called potential difference or terminal voltage। Suppose एक रजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस R, अब ये एक बैटरी से कनेक्टेड है जिसकी EMF है E और इंटरनल रेजिस्टेंस है R। ये एक नॉन आइडियल बैटरी है। तो अब इस सर्किट में जो नेट रेजिस्टेंस हो जाएगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो बन जाएगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r।
और जो बैटरी की ईएमएफ है, ईएमएफ ऑफ बैटरी वो ई के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं जो करंट फ्लो करेगा वो आ जाएगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ईएमएफ इज इक्वल टू आई इंटू नेट रेजिस्टेंस आर प्लस स्मॉल आर। तो करंट की वैल्यू हो जाएगी ईएमएफ डिवाइड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब जो रजिस्टर है उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस ऑफर हो रहा है, या हम कहें बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बैटरी की है, तो वो हमेशा बैटरी के साथ ही काउंट होगी। अगर बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के बाहर जो टर्मिनल पॉइंट्स हैं, ये ए पॉइंट और बी पॉइंट, इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस एक्सटर्नल रजिस्टर को मिलता है। तो इसे हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। VA माइनस VB इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम इसमें बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता है। EMF से हमें इंटरनल रेजिस्टेंस के कॉरस्पॉन्डिंग जो ड्रॉप है वो सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ए और बी के जो बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ही रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और उसे हम बोल सकते हैं I इंटू आर। और करंट की वैल्यू हमने निकाल ली है विच इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो ये हो जाएगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। एक सिंपल केस कंसिडर करा था हमने कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। तो इन केस ऑफ ए सेल अपोजिशन of electrolyte to the flow of current through it is called internal resistance of the cell। सेल के अंदर जब करंट फ्लो करता है तो इलेक्ट्रोलाइट उसे अपोज करता है और उस अपोजिशन को ही हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब इंटरनल रेजिस्टेंस डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जैसे कि सपोज ये एक कंटेनर है और यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट फिल करा होता है। सबसे पहले तो ये इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। सेकंड, इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो सेपरेशन है उस पर डिपेंड करेगा। इन इलेक्ट्रोड्स के एरिया पे डिपेंड करेगा। और लास्ट, इस इलेक्ट्रोलाइट या इस सिस्टम के टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। इन 4 फैक्टर्स पे इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा यहाँ पे सेपरेशन होगा उतना दूर चार्ज पार्टिकल्स को मूव करना पड़ेगा, उतनी ज़्यादा देर अपोजिशंस को फेस करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगी उसे स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डी के। जो इलेक्ट्रोड्स के बीच में डिस्टेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटरनल रेजिस्टेंस। और इंटरनल रेजिस्टेंस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज़्यादा एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड होगा उतनी कम इंटरनल रेजिस्टेंस होगी। इंटरनल रेजिस्टेंस कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इंटरनल रेजिस्टेंस टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी जल्दी चार्ज कैरियर्स मूव करेंगे तो रेजिस्टेंस कम होगी। जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ज़्यादा अपोजिशन मिलेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो हमें बेसिकली ये समझना है कि हर बैटरी के पास कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस को 0 कंसिडर करते हैं उस केस में हम ऐसी बैटरी को आइडियल बैटरी बोलते हैं। अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस कंसिडर करते हैं तो उस केस में हम बैटरी को नॉन आइडियल बैटरी या इलेक्ट्रिक सेल बोलते हैं। अब जब भी कोई बैटरी करंट प्रोवाइड करती है तो हम बोलते हैं कि बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक बैटरी मैंने कंसिडर करी जिसकी ईएमएफ है ई, इंटरनल रेजिस्टेंस है आर। अब ये किसी भी रेजिस्टेंस से कनेक्टेड नहीं है तो ये कोई भी करंट प्रोवाइड नहीं कर रही।
यहाँ पे कोई भी करंट नहीं होगा और हम बोल सकते हैं नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम बैटरी। तो जो ए पॉइंट है और जो बी पॉइंट है, अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा तो इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। और हम ये भी बोल सकते हैं जो ए पॉइंट का पोटेंशियल है माइनस बी पॉइंट का पोटेंशियल है वो ईएमएफ के इक्वल ही हो जाएगा। इस केस में हम बोल सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि सर्किट कोई भी करंट फ्लो नहीं करवा रहा। लेकिन अगर सपोज यही बैटरी एक रजिस्टर के साथ कनेक्टेड हो, एक्सटर्नल रजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस R गिवन है, ये बैटरी है, ईएमएफ E और इंटरनल रेजिस्टेंस R, तो इस केस में यहाँ पे करंट फ्लो करेगा और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आगे पास जाएगा, या हम बोलें कि बैटरी के हायर टर्मिनल से, हायर पोटेंशियल वाले टर्मिनल से करंट फ्लो करेगा। तो जो सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस है वो हम बोल सकते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, और जो ईएमएफ है सर्किट में वो है बैटरी की ईएमएफ E के इक्वल। तो जो नेट करंट फ्लो करेगा दैट इज इक्वल टू ईएमएफ डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो इस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफर हो रहा होगा वो होगा IR। और हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, इन पॉइंट्स के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए और यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है। तो एक इस बैटरी का मैं अलग से डायग्राम बनाता हूँ, ये बैटरी है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी मैं साथ में ड्रॉ करता हूँ। ये ईएमएफ E हो गया, ये इंटरनल रेजिस्टेंस R हो गया और ये करंट I फ्लो कर रहा है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। तो हम बोल सकते हैं कि रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होता है और करंट की डायरेक्शन में जब हम मूव करते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और अगर हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो पोटेंशियल गेन होता है। तो जो VB पॉइंट है, B पॉइंट है, उसका पोटेंशियल मैं VB बोल रहा हूँ। VB से हम आगे मूव करेंगे, जब हम रजिस्टर को क्रॉस करेंगे तो एक पोटेंशियल का ड्रॉप होगा दैट इज इक्वल टू माइनस I इंटू स्मॉल r। फिर बैटरी के लोअर टर्मिनल से हायर की तरफ जाते हैं तो पोटेंशियल गेन होता है, कितना, जितनी ईएमएफ हो बैटरी होती है प्लस ईएमएफ, और हम A पॉइंट पे पहुंच गए तो हम ये बोल सकते हैं VB माइनस IR प्लस ईएमएफ इक्वल्स टू VA, सॉरी ये VA है, A पॉइंट पे पहुंच गए। तो यहाँ से हम VA माइनस VB इसको लिख सकते हैं E माइनस IR, और VB माइनस VA हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो डिस्चार्जिंग के केस में पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू EMF माइनस I इंटू R, और यहाँ पे मैंने करंट अलग से निकाल दिया है, करंट इक्वल्स टू EMF डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो इनसाइड ए बैटरी ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग चार्ज इज टेकन फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल बाय बैटरी मैकेनिज्म। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि वर्क डन बाय बैटरी क्या होगा। यहाँ पे मैंने वो कंसिडर करा कि एक बैटरी है जिसकी EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है और ये सर्किट क्लोज्ड है, कनेक्टेड है। तो जो वर्क डन होता है वो होता है चार्ज फ्लोन इनटू EMF ऑफ बैटरी। तो यहाँ से ये पॉजिटिव टर्मिनल है, मुझे पता है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो एक्सटर्नल सर्किट में, ये एक्सटर्नल सर्किट है, ये R रेजिस्टेंस वाला, तो इस सर्किट में पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, मतलब ये डायरेक्शन में जो चार्ज फ्लो कर रहा है उसे मैं बोल रहा हूँ Q, टोटल चार्ज। अब इस टोटल चार्ज को बैटरी ने बेसिकली नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ करा, या हम कहें कि बैटरी से टोटल चार्ज Q फ्लो कर रहा है।
तो वर्क डन बाय बैटरी जो होगा वो होगा Q चार्ज इंटू EMF, ये होगा वर्क डन बाय बैटरी, और ये वैल्यू आएगी पॉजिटिव अगर पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज फ्लो कर रहा है। दूसरा केस मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में चार्ज एंट्री कर रहा है, तो इस केस में वर्क डन वो होगा नेगेटिव, दैट इज इक्वल टू -Q इंटू EMF। अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज मूव करता है, बाहर निकलता है, तो वर्क डन बाय बैटरी पॉजिटिव होता है, और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में अगर करंट एंट्री लेता है या हम कहें चार्ज एंट्री लेता है, तो उस केस में वर्क डन बाय बैटरी नेगेटिव होता है। अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो कर रहा है, इस केस को हम बोलते हैं डिस्चार्जिंग, ये डिस्चार्जिंग हो गया। और अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंट्री ले रहा है, तो उसको हम बोलते हैं चार्जिंग। तो चार्जिंग के केस में बैटरी नेगेटिव वर्क करती है, और चार्जिंग के केस में अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो वो देखो हम निकाल सकते हैं। ये एक बैटरी है, ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस हो गई, EMF R, और करंट पॉजिटिव टर्मिनल में एंट्री ले रहा है। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि VA। अब हायर टर्मिनल से लोअर की तरफ जाएंगे तो बैटरी का जो EMF होता है उतना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, VA माइनस EMF। फिर रजिस्टर है, रजिस्टर को करंट की डायरेक्शन में क्रॉस करना है, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा IR माइनस IR इज इक्वल टू B पॉइंट पर पहुँच गए। B पॉइंट का पोटेंशियल VB कंसिडर कर लेते हैं, तो यहाँ से VA माइनस VB हमारे पास बन गया E प्लस IR। ये हमारा चार्जिंग के केस में रहेगा। डिस्चार्जिंग के केस में हमें पता है, डिस्चार्जिंग के केस में था VA माइनस VB इक्वल टू E माइनस IR। डिस्चार्जिंग के केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफर होता है वो EMF से कम होता है, और चार्जिंग केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफर होता है वो EMF से ज़्यादा होता है। ये दोनों पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं। सेल इन वेरियस पोजीशंस। सबसे पहले हम क्लोज सर्किट की बात करते हैं। तो क्लोज सर्किट में जो सेल है सप्लाइज कांस्टेंट करंट इन द सर्किट। क्लोज सर्किट का मतलब क्या हो गया कि एक रेजिस्टेंस है, इसके साथ एक सेल या बैटरी कनेक्टेड है। सेल का EMF हो गया E, इंटरनल रेजिस्टेंस हो गई R, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल R। तो हम कह सकते हैं कि जो नेट रेजिस्टेंस बनेगी सर्किट में वो बनेगी कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो हम करंट भी निकाल सकते हैं, जो नेट EMF है वो E है, तो करंट बन गया टोटल EMF डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। ये होगा करंट इन द सर्किट। करंट इन द सर्किट, यहाँ पे ये I करंट है। अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अक्रॉस द रजिस्टर, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस V ऑफर हो रहा है जो कि टर्मिनल पोटेंशियल के इक्वल है, तो उसे हम बोल सकते हैं V इक्वल्स टू I इंटू R। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम डिस्कस करें कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सेल कितना हो गया या इनसाइड द सेल, वो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से होगा। पोटेंशियल ड्रॉप इनसाइड सेल वो होगा इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से, दैट इज इक्वल टू I इंटू R। तो हम इक्वेशन ऑफ सेल लिख सकते हैं EMF इज इक्वल्स टू V प्लस IR स्मॉल r, या हम कह सकते हैं V इक्वल्स टू EMF माइनस IR। ये अभी हमने देखा डिस्चार्जिंग के केस में होता है EMF माइनस IR इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट हम निकालते हैं कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो इन टर्म्स ऑफ
ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू हम यहाँ से देख सकते हैं, I इंटू स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल ई ईएमएफ माइनस पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं करंट की वैल्यू फिल कर देता हूँ, करंट की वैल्यू हमें पता है कि यहाँ से V बाई आर भी फिल कर सकता हूँ मैं, तो V बाई आर ही फिल करते हैं, V बाई पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई आर इंटू स्मॉल आर इज इक्वल्स टू ई माइनस वी। तो यहाँ से मेरे पास इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन गया E बाई वी माइनस 1 टाइम्स कैपिटल आर। ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना होता है ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के फॉर्म में इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला E बाई वी माइनस 1 टाइम्स कैपिटल आर। तो जो पॉइंट्स हमें ध्यान रखने थे वो मैं फिर से लिख देता हूँ। एक तो इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है, सेकंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर, पोटेंशियल ड्रॉप इनसाइड सेल वो हो गया था स्मॉल आई इंटू आर, पोटेंशियल ड्रॉप इनसाइड सेल, और जो नेट करंट बना था वो बना था टोटल ईएमएफ डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ओपन सर्किट में क्या होता है। तो ओपन सर्किट के अंदर जो बैटरी है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्टेड नहीं होती है। ये सर्किट अभी क्लोज नहीं है, ओपन है। यहाँ पे जो सेल है इसकी ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है, और ये जो की है ये ओपन है। तो इस सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि सर्किट क्लोज नहीं है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो नेट करंट तो हो गया 0, और जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी होगा वी ए माइनस वी बी, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस विच इज इक्वल टू ई एम एफ। क्योंकि अगर करंट ही फ्लो नहीं कर रहा तो पोटेंशियल ड्रॉप इनसाइड सेल 0 होगा। पोटेंशियल ड्रॉप इनसाइड सेल वो हो गया आई इंटू स्मॉल आर विच इज इक्वल टू 0। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफर हो रहा होगा रजिस्टर को उतना ही टर्मिनल पोटेंशियल होगा। नेक्स्ट हम ये भी बोल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर, सपोज ये वी आर है तो वी आर इज इक्वल टू आई इंटू आर होगा विच इज इक्वल टू 0 क्योंकि करंट 0 है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रहा, इसकी वजह से इनसाइड सेल और एक्सटर्नल रजिस्टर में दोनों में पोटेंशियल ड्रॉप 0 होता है। यहाँ पे जो वी ए पोटेंशियल होगा सर्किट में उतना ही पोटेंशियल यहाँ पे होगा और उतना ही पोटेंशियल यहाँ पे होगा। इस तरफ वी बी पोटेंशियल होगा तो वो ही हर जगह वी बी पोटेंशियल होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है कि किसी भी सेल को एक वायर के थ्रू कनेक्ट करना जिसकी रेजिस्टेंस 0 हो। तो यहाँ पे सेल में ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। तो इस केस में ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ करंट फ्लो करेगा, और ये जो करंट है ये मैक्सिमम करंट फ्लो करता है। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है तो सर्किट की ये मिनिमम रेजिस्टेंस है जो कि सेल की वजह से ही है। तो जो रेजिस्टेंस इक्वलेंट है वो स्मॉल आर के इक्वल हो जाएगी। जो ईएमएफ है वो बैटरी की ईएमएफ के इक्वल है। तो करंट फ्लो करेगा इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट विच इज इक्वल टू ईएमएफ डिवाइड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस। और जो
रजिस्टर है जो एक्सटर्नल वायर है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वो हो जाएगा 0 वोल्ट। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।